तो देखो बेटा, उत्प्रेरक के गुण को हम क्या करेंगे, पहले क्यों होता होगा, उत्प्रेरक के गुण क्यों दिखाता होगा ये? जितने डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो क्यों उत्प्रेरक के गुण दिखाते होंगे, उत्प्रेरक के रूप में हम क्यों प्रयोग करते होंगे? तो सबसे पहला कारण था हमारे पास, इसके पास डी कक्षक होता है। डी कक्षक क्या होता है? अपूर्ण होता है। तो पहला कारण ये था कि इसके पास डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, ये पहला गुण था। दूसरा यदि देखेंगे तो इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है? पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, वो कैसे होता है इसका? वो अधिक होता है। क्षेत्रफल ये क्या होता है इसमें? अधिक होता है। जिसके कारण ये क्या दिखाता है? उत्प्रेरक के गुण दिखाता है। तीसरा इसमें क्या होता है? एक पॉइंट हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरे पॉइंट में हमने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, भिन्न-भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएँ होती हैं। जब हम ऑक्सीकरण अवस्था बता रहे होंगे, तो भिन्न-भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दिखाता है। ठीक है ना? भिन्न-भिन्न क्या दिखाता है? ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। ऑक्सीकरण संख्याएँ होती है इसमें, है ना? ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या ये दिखाता है। ठीक है? ये भिन्न-भिन्न क्या करता है? ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है। इसलिए ये क्या है? कैसे गुण दिखाता है? उत्प्रेरक के गुण दिखाता है। तीसरा इसमें एक लास्ट वन है इसमें, ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है। यानी कि हम इसको कहते हैं संकुल यौगिक बनाने की। संकुल यौगिक संकुल यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ठीक है ना? ये संकुल यौगिक बनाने की क्षमता को रखता है। इसलिए हम इसमें क्या होगा? उत्प्रेरक के गुण होते हैं। ठीक है ना? ये संकुल यौगिक बनाने की क्षमता होती है इसमें। ये 4 गुण थे जिसके कारण क्या करता है बेटा? ये इसमें उत्प्रेरकीय गुण होता है। उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है? इसके हमने एग्जाम्पल लिए थे। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था डी ब्लॉक के, है ना? मेटल कैटलिस्ट। कहाँ पर? सबसे पहले हमने देखा था कि जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है ना? आयरन, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये हमारे पास है ना? इनमें देखोगे तो सबसे पहले हमने देखा था स्कैंडियम। तो स्कैंडियम क्या होता है? स्कैंडियम कैटलिस्ट की भांति कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा है, जो स्कैंडियम है, ये कैटलिस्ट की भांति कार्य नहीं करता। तो स्कैंडियम तो हट गया इसमें से, है ना? स्कैंडियम काम नहीं कर रहा है। दूसरा हमने बताया था टाइटेनियम। तो टाइटेनियम के हमने कहा था, टाइटेनियम क्या किस रूप में रहता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कौन सा वाला? जिगलर नाटा। जिगलर नाटा का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, जिगलर नाटा का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर था TiCl4 और प्लस इन दोनों को ET की पावर 3, ET की होल साइज और Al, है ना? यहाँ पर ET क्या है बेटा? इथाइलिन। ठीक है ना? इथाइलिन, ट्राइइथाइलिन, है ना? एल्युमिनियम है। इस प्रकार से जिगलर नाटा, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये पता क्या करता है? ये कहाँ पर हम कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं बेटा इसका? कहाँ पर जिगलर नाटा का कैटलिस्ट का उपयोग क्या करते हैं? पॉलीथीन बनाने में। जो पॉलीथीन होती है, जो पॉलीथीन बनाई जाती है, वहां पर उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेते हैं। इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, है ना? और कौन सी पॉलीथीन? हाई हाई डेंसिटी वाली, जिसमें हाई डेंसिटी होती है, ऐसी पॉलीथीन बनाने के काम हम इस काम में लाते हैं इसको। ठीक है? उसके बाद था बेटा वेनेडियम। वेनेडियम के बारे में देखेंगे तो वेनेडियम वेनेडियम था। तो वेनेडियम का जो कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं हम, तो दो जगह प्रयोग कर सकते हैं इसका। जैसे V2O5 है, तो ये कैटलिस्ट दो जगह प्रयोग करते हैं। एक तो क्या करते हैं? संपर्क विधि द्वारा। जो संपर्क विधि होती है बेटा, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, H2S4 बनाने में। किसमें करते हैं? H2S4। H2S4 का नाम क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता, तो नोट कर लेना। H2S4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनता होगा? ठीक है ना? यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। ये क्या करता है? हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, हाफ O2 के साथ। लेकिन ये कैसी होती है? यहाँ पर लेते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5। V2O5 लेंगे, और V2O5 लेंगे तो ये क्या बना देगा? SO3 बना देगा, है ना? SO3 गैस के फॉर्म में। वैसे रिएक्शन आती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जब SO3 होता है ना बेटा, ये SO3, ये फिर H2SO4 से रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, और ये बना देता है H2। एक तो H2 बनता है, और S कितने हो गए? S2 और O7। ये ओलियम बनता है बेटा, और ओलियम पर हम क्या करते हैं? H2H2O7, इस ओलियम पर हम करवाते हैं H2 की रिएक्शन, और ये क्या बना देता है? ये बना देता है 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो, इससे दुगुना बन गया। पहले एक लिया और दो से बन गए। यानी कि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए, लेकिन ये केवल संपर्क विधि में केवल यहाँ पर उपयोग करते हैं, इसमें उपयोग किया जाता है। तो संपर्क विधि में हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं, और किसमें? कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है ना? दूसरा हम उपयोग करते हैं बेटा वैनेडियम पेंटॉक्साइड का। वैनेडियम पेंटॉक्साइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? दूसरा जो उपयोग है इसका वैनेडियम पेंटॉक्साइड का, वो कहाँ करते हैं? वो करते हैं हम एरोमेटिकरण में, एरोमेटाइजेशन, है ना? यानी कि एरोमेटिकरण, जहां पर एरोमेटिक कंपाउंड बनाने, है ना? एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं, तो एरोमेटिकरण में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग कहाँ होता है? एरोमेटिकरण। यानी कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड का हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं? एरोमेटिकरण में। ठीक है ना? कहाँ पर करते हैं? सॉरी, एरोमेटिकरण। किसमें करते हैं? एरोमेटिकरण। यहाँ पर आता है एरोमेटिकरण। देखो, एरोमेटिकरण, है ना? एरोमेटाइजेशन, इसको एरोमेटाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पर उपयोग होता है कैसे? जैसे हम क्या लेंगे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है बेटा? किसी को मालूम है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लेते हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड। जल्दी नाम बताओ। और ये बना देता है ये वाला कंपाउंड। इसका नाम भी बताना आप लोगों को। दोनों का नाम बताना। इसका नाम क्या था? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई बच्चा बता दो। देखो, इसको IPC के हिसाब से देखो तो एक दो कार्बन है इसमें। दो कार्बन का नाम होता है एक,
ठीक है, 2 कार्बन का नाम एथ, 1 कार्बन का नाम मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, ये सब तो पढ़ा आप लोगों ने। और इसके बाद लगाते हैं बेटा प्राइमरी अनुलग्न। तो प्राइमरी अनुलग्न यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, ये भी सीख लो यहाँ पे, है ना। डबल बॉन्ड लगाते हैं तो ईन लगाते हैं, और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें आइन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, यहाँ क्या है, 3 बॉन्ड है, एथ हमने लिख लिया और दूसरा लगा देंगे आइन, एथाइन नाम हो जाएगा इसका। इसका नाम क्या होगा, एथाइन। बहुत सिंपल नाम है बेटा, एथाइन। साधारण नाम इसका एस्टिलीन है ना, साधारण नाम क्या है, एस्टिलीन है, और वैसे इसका नाम क्या है, एथाइन। जब आईपीसी में बता रहा हूँ तो आप लोग उस समय देख लें। तो उसके बाद हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं बेटा, और वैनाडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में, और ये बन जाता है वेंजीन। इसका नाम क्या है, वेंजीन है, ये है वेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बहुत सारे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पढ़ रहे हैं जो वैनाडियम पेंटॉक्साइड है, उसकी वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण में ये काम करता है, ठीक है। ये वैनाडियम पेंटॉक्साइड। अब थोड़ा सा वैनाडियम पेंटॉक्साइड का हम बनाते हैं संरचना। इसकी वैनाडियम पेंटॉक्साइड की संरचना कैसे होती होगी, ये तो हमारे पास कैटलिस्ट हो गया बेटा। हमने कहाँ तक हो गया, स्कैंडियम वैनेडियम तक, है ना। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, यदि हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर वैनेडियम पेंटॉक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनेगा। तो वैनेडियम जो पेंटॉक्साइड होता है बेटा, उसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि जो वैनेडियम है वो दोनों कभी एक साथ नहीं जुड़ता है, वो नहीं जुड़ते। उनको जोड़ने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे V2O5 है ना। तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड किस प्रकार से होगा, एक वैनेडियम को हम यहाँ लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन को लगाएंगे, फिर दूसरा वैनेडियम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है, एक ऑक्सीजन से जुड़ता है। और इस ऑक्सीजन पे देखोगे पेंटा ऑक्साइड है, पेंटा एक ऑक्सीजन ही है, तो दो बच्चे, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा। इस प्रकार से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा। और यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये इस प्रकार से बन जाता है, इसको बोलते हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड का स्ट्रक्चर, है ना। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम को तो अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं इसमें, सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम का हम कैटलिस्ट के रूप में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये याद दिलाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अभी और भी चीजें हैं इसके बारे में, है ना। तो यदि हम क्रोमियम को देखते हैं, चौथा नंबर हमारा क्रोमियम का है। तो क्रोमियम कैटलिस्ट के रूप में किस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पर ये भी किस में आता है, ये भी एरोमेटिक करंट में आता है। इसका यदि हम क्रोमियम का क्या लेंगे, क्रोमियम का को कैटलिस्ट के रूप में किस प्रकार से आएगा, ये होता है बेटा Al2O3, और प्लस इसके साथ होता है Cr2O3। ये एक कैटलिस्ट बनता है ना। और ये कैटलिस्ट का प्रयोग हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है एरोमेटिकरण में, एरोमेटिकरण यानी कि एरोमेटिकरण में एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एरोमेटिकरण, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा मैग्नीज, नेक्स्ट है मैग्नीज। तो मैग्नीज को आप लोग जानते हैं, मैग्नीज को Mn होता है, इसका क्या होगा, MnO2। इसमें यदि हम कैटलिस्ट लेंगे तो इसका जो कैटलिस्ट के रूप में काम आता है वो MnO2 आता है, ठीक है ना। कल हमने रिएक्शन बताई थी MnO2। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने क्या किया था बेटा, जैसे KClO3 था, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई थी कैटलिस्ट। यदि इसको हम सिंपल ऐसे रिएक्शन करवाते हैं विदाउट MnO2, देखो यहाँ पर हम बिना MnO2 के रिएक्शन करवाते हैं तो KCl बनेगा और O2 बनाएगा। लेकिन यदि हम कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं तो लगभग 4 या 5 घंटे लगते हैं इस रिएक्शन को होने में, 4-5 घंटे लग जाएंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। लेकिन जब हम क्या करते हैं, MnO2 के रूप में कैटलिस्ट डालते हैं MnO2, है ना, तो ये लगभग कितने हैं, 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, मिनट में, है ना। नहीं तो 4-5 घंटे कंप्लीट हो रहे थे इस ऑक्सीजन बनने। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, उपयोग तो ऑक्सीजन देने में बहुत उपयोगी होता है हमारे पास। क्या होता है, ऑक्सीजन देने में बहुत ज्यादा उपयोगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटे ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे आयरन। देखो मैग्नीज के बाद कौन सा आता है, आयरन। यदि हम आयरन को देखें तो आयरन क्या है, Fe, है ना। ये भी हम कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है। ये होता है, इसका जो कैटलिस्ट यूज होता है उसको कहते हैं हम, यहाँ पर जो कैटलिस्ट के रूप में, आयरन किस रूप में, कैटलिस्ट के रूप में, और ये होता है FeCl3। FeCl3 आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट माना था इसको, और कहाँ पर प्रयोग होता है बेटा, FeCl3 और निर्जल FeCl3। किसी को याद है, निर्जल, हमारे पास है निर्जल FeCl3, FeCl3, निर्जल FeCl3, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस FeCl3। कहाँ पर प्रयोग होता है ये कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, कई बार पूछा भी है बोर्ड परीक्षाओं में कि ये कहाँ पर प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ठीक है ना। और उस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कहाँ पर प्रयोग होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है हमारे पास 2 प्रकार की, कौन-कौन सी होती हैं, एक होता है एल्किलीकरण, जिसको हम एल्काइलेशन भी बोलते हैं, एल्काइलेशन, है ना, एल्किलीकरण। और दूसरा होता है एसिटिलीकरण, जिसको हम एसाइलेशन बोलते हैं, एसाइलेशन, ठीक है ना। एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण 2 प्रकार की अभिक्रिया है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। और इसमें एक तो जैसे माना यदि देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, तो बेंजीन पर हम क्या कर देंगे, CH3Cl की रिएक्शन करवाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एल्काइलेशन, ये एल्काइलेशन है, तो एल्काइलेशन में क्या लेंगे, निर्जल FeCl3 लेंगे, है ना। ये क्या बना देगा, टॉलीन बना देगा ऐसे। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर HCl लिखा जाए। यदि हम एसाइलेशन देखेंगे तो हमने क्या लिया, बेंजीन रिंग लिया और इस पर CH3 COCl की रिएक्शन करवा सकते हैं। और यहाँ पर कैटालिस्ट क्या लेंगे, निर्जल AlCl3, तो निर्जल AlCl3 लेंगे तो ये क्या बना देगा, एसिटोफिनॉन बना देगा। क्या बना देगा, एसिटोफिनॉन, इस तरह COCS, और प्लस इसमें HCl लिखा जाए। तो ये कैटालिस्ट के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर, ये करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप नोट कर लेना, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और कैटालिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो Fe तक हम पहुंच गए, है ना, Fe। और एक और भी होगा, देखो ये जो Fe है ना, ये हम एरोमेटिकरण में भी कर सकते हैं, एरोमेटाइजेशन में, है ना, एरोमेटिकरण जो अभिक्रिया है उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैटलिस्ट को ले सकते हैं, है ना। किस प्रकार से होगा, यदि हम Fe के रूप में इसको ले लेते हैं तो किस प्रकार से आना चाहिए, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो Fe है वो एरोमेटिकरण में भी कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग होता है, एरोमेटिकरण, है ना। तो यहाँ पर हम एरोमेटिकरण में भी ले सकते हैं, तो Fe को हम एरोमेटिकरण में भी ले सकते हैं। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम था बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, सल्फ्यूरिक एसिड। ना नहीं ये वाला CH ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम हमने क्या बताया, सर इथाइन। एथाइन, हाँ, इसको बोलते हैं हम एथाइन, ठीक है ना। तो ये एथाइन है बेटा, और यहाँ पर ले सकते हैं Fe ट्यूब लेंगे, है ना, और इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये क्या बना देगा, ये इस प्रकार से एक कंपाउंड बनाता है, इसका नाम क्या था, बेंजोइन। हाँ ये है बेंजीन, इसको हम बोलेंगे बेंजीन, क्या बोलेंगे, बेंजीन, ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन बने। तो यहाँ सिंपल है, देखो यहाँ कहाँ काम आ रहा है, एरोमेटिकरण में, तो एरोमेटिकरण में बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास, है ना, Fe भी आया, इससे पहले क्रोमियम भी आया, है ना, बहुत सारे वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी आया, तो ये अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हमारे पास। उसके बाद देखो बेटा एक और भी है, एक और जगह भी काम आता है, और वो होता है, देखो ये आयरन कहाँ कहाँ काम आ रहा है ना, दूसरा कैटलिस्ट कहाँ पर काम करते हैं, किस कैटलिस्ट को देखेंगे तो दूसरा ये किस रूप में आता है, यहाँ पर है एक कैटलिस्ट होता है FeSO4, और इन द प्रेजेंस साथ साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और जब FeSO4 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड देते हैं बेटा तो इसको बोलते हैं फेंटन रिजेंट्स। कौन सा रिजेंट होता है, फेंटन्स, फेंटन्स रिजेंट के रूप, या फेंटन्स अभिकर्मक हम इसको बोल सकते हैं, साइंटिस्ट का नाम है फेंटन रिजेंट, है ना, तो फेंटन रिजेंट के नाम से होता है, और ये प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में, है ना, ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको फेंटन, इसको याद रख सकते हैं, फेंटन रिजेंट के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, फेंटन अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। दूसरा आता है बेटे मेटेलिक, देखो एक और भी है, ये जो हम आयरन कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, ये होता है मेटेलिक, मेटेलिक का मतलब होता है बेटा धातु, है ना, इसको बोलते हैं मेटेलिक Fe, मेटेलिक Fe के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, और ये होता है हैबर प्रोसेस में, हैबर प्रक्रम जहां पर अमोनिया बनाई जाती है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनती है, हैबर प्रक्रम में इसका प्रयोग करते हैं। तो हैबर प्रक्रम में कैसे होता है, जैसे हमने कल भी बताया था आपको, N2 + 3H2 इज इक्वल टू क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास NH3 बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, Fe लेते हैं, और कैसे मेटेलिक Fe लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा, आयरन वाले, ठीक है ना। आयरन के बाद एक इंपॉर्टेंट और है निकेल, है ना, निकेल को हम क्या करते हैं, निकेल भी इसमें कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निकेल को देखें, तो निकेल में क्या होगा बेटा, देखो निकेल में क्या होगा, निकेल भी सिंपल हमारे पास क्या हाइड्रोजनीकरण के रूप में उपयोग होता है ना, निकेल क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण के रूप, मेन जो निकेल का प्रयोग होता है वो होता है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन, है ना, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में एक प्रयोग होता है, इसको प्रयोग किया जाता है ना। तो देखो जैसे कैसे कहाँ का पर हो सकता है, उसके बाद पैलाडियम आता है, पीडी, पैलाडियम, तो पैलाडियम देखो बेटा एल्काइन, हमारे पास यदि एल्काइन, एल्काइन में जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, एल्काइंस, है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक कैटलिस्ट लेते हैं, और कैटलिस्ट क्या होगा, पीडी, पीडी है, यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, CaCO3 हो सकता है, और सल्फर हो गया, या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर BaSO4 भी ले सकते हैं। तो जब ये जो कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट, ये लिंडलर कैटलिस्ट है ना, इसका नाम है। और इससे क्या होगा, एल्काइन से एल्कीन बनेगा, ये एल्कीन बनेगा, है ना, एल्कीन। और कौन सा एल्कीन बनेगा, जो सिस फॉर्म में रहता हो, सिस दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसफॉर्म होता है, एक सिस फॉर्म होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जांपल के रूप में लेते हैं, मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम बताया मैंने इसका अभी, सर इथाइन। बिल्कुल एथाइन, है ना, और एथाइन पर हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे, और कैटलिस्ट लेंगे कौन सा वाला, लिंडलर, लिंडलर कैटलिस्ट, यानी कि PDPSO, जैसे ही लेंगे तो ये क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, ये तो एथाइन था, और ये क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें, एक दो कार्बन, दो कार्बन का नाम क्या है, एथ, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ईन, इसका नाम होगा एथीन। देखो ये एथाइन हो गया, बहुत सरल है ना, तो एथाइन, ठीक है ना, एथाइन हो गया, और ये हो गया एथीन, ये एथाइन हो गया, ये एथीन, इस प्रकार से ना, बहुत आसान है ना। ये हमारे पास है, ये सिर्फ फॉर्म, इसमें सिर्फ फॉर्म आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ फॉर्म को दिखाएंगे कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास है, ये है CH3, C और फिर ट्रिपल बॉन्ड है, C एंड CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखेंगे, जब हम इस पर हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे, H2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर PDSO4 ले लेंगे, कौन सा वाला, लिंडलर कैटलिस्ट,
यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि याद रहे आपको, लिंडलर कैटलिस्ट। अब आपको लिंडलर कैटलिस्ट आपको याद रखना है कि लिंडलर कैटलिस्ट क्या होगा, PDBSO4, है ना, या CaCO3 भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, है ना, तो ये क्या बना देगा, देखो ये बना देगा हमारे पास सिस फॉर्म, एक सिस फॉर्म बना रहा है, एक ट्रांसफॉर्म बना देगा। तो सिस फॉर्म का मतलब है जैसे CH3 यहाँ लेंगे और हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, C डबल बॉन्ड आएगा, C यहाँ पर क्या है, फिर ऊपर CH3 और यहाँ हाइड्रोजन। सिस का मतलब हो गया बेटा दोनों एक साइड, देखो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक साइड में और CH3 एक साइड में। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इनको अपोजिट कर दो, एक ऊपर कर दो, एक को नीचे कर दो, ठीक है ना, ये सिस फॉर्म है, इसकी सिस फॉर्म, इसको सिस फॉर्म कहा जाता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एल्केन, इसमें एल्केन भी बन सकते हैं। लिंडर जो हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट है, उससे एल्केन भी बन सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एल्कीन्स लिया, एल्कीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है बेटा इसका, इसको तो आप लोग जानते हैं, एथीन, है ना। और यदि हम CH ट्रिपल So बॉन्ड, 18. हाँ हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं तो इसको बोलते हैं एथाइन, है ना। छोटी छोटी चीजें याद रखनी, अभी बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएं। तो यहाँ पर यदि हम निकिल लेते हैं तो सीधे क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है, छोटी छोटी चीजें यहाँ क्या है, निकिल की प्रेजेंस में लिखिए। और निकिल कौन सा वाला, ये होगा रहने वाला, RANEY, है ना। इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम क्या होगा बेटा, क्या होना चाहिए इसका नाम। देखो यहाँ पर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या क्या नाम होगा इसका। या देखो जैसे हमने कहा, जिसमें क्या होगा, यदि मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड लगा, त्रिबंध लगा, तो हम बोलते हैं आइन, त्रिबंध, तो इसका नाम हो गया एथाइन, क्या हुआ, एथाइन, है ना। और इसका नाम देखो, या सिंगल बॉन्ड है बीच में, इसका नाम हो गया एथेन। आपको याद रखना, जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ एन लगाएंगे, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ इन लगाएंगे, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ आइन लगाएंगे, वहाँ क्या लगाया जाएगा, आइन। तो देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, एथ, दो कार्बन का नाम एथ होता है और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग गया, ठीक है ना। यहाँ देखो दो कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो एथ, तो दो कार्बन का नाम हो गया, और एन क्यों लगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एथेन हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक और दो, दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लगेगा, इसमें इन लगेगा, तो एथीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम पढ़ना है कैटलिस्ट, है ना, जो डी ब्लॉक के कैटलिस्ट, और डी ब्लॉक के कैटलिस्ट में हमने निकल लिया, है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्शन कर सकते हैं या एक और काम भी किया जा सकता है ना। हाइड्रोजन लेंगे और निकल की प्रेजेंस में लेंगे तो ये क्या बना देगा, ये हमारे पास एथेन बन सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एथाइन से भी बन सकता है और एथीन से भी बन सकता है, एल्कीन, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों हमारे पास क्या हो सकते हैं, कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद एक और भी है, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, और यहाँ पर क्या करते हैं, चलो उसकी जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर हम कॉपर, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा कॉपर की तरफ, ठीक है। अब कॉपर है तो कॉपर भी क्या होगा, कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। और ये भी क्या होता है, जो कॉपर कैटलिस्ट होता है ना, ये एरोमेटिकरण में हम इसका प्रयोग करते हैं, कॉपर के जो कैटलिस्ट के रूप में, इसको कॉपर होगा, ये कॉपर ट्यूब के रूप में लिया जाता है, कॉपर ट्यूब के रूप, और इसको गर्म किया जाता है। तो ये जो कैटलिस्ट होगा ये किस रूप में प्रयोग होता है, ये हमारे प्रयोग होता है एरोमेटिकरण में। यहाँ से क्या होगा, एरोमेटिकरण, ये एरोमेटिकरण, ये एरोमेटिकरण के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, कैटलिस्ट हो गए। उसके बाद कुछ कैटलिस्ट और भी हैं, ठीक है। जैसे एक कैटलिस्ट और होता है, एक कैटलिस्ट हमारे पास है PDCl2, जैसे PDCl2, एक तो PDCl2 और दूसरा है इसमें इसके साथ CuCl2, ठीक है ना, ये दो कैटलिस्ट। और इन दोनों को हम कहा, इसको कहा जाता है, इसका जो प्रयोग होता है, ये किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, देखो जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम क्या बताया मैंने अभी, याद करने के लिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से, है ना, क्या बताया था बेटा इसका नाम, 18. हाँ एथीन बोला था, है ना, डबल बॉन्ड, एथ मैंने दो कार्बन और इन मैंने डबल बॉन्ड, है ना, एथीन हो गया। और यहाँ पर यदि हम लेते हैं PDCl2 और यहाँ पर लेते हैं DMF, इसका मतलब होता है डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, है ना, डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड हम यहाँ लेते हैं और साथ साथ में ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाता है सीधे CH3CHO में। इसका नाम मालूम है किसी को? और ये जो प्रोसेस है, तब तक नाम बताओ आप लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा वॉकर प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, वॉकर प्रोसेस। इसका नाम बताओ तब तक, वॉकर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉकर प्रोसेस। ये वॉकर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, वॉकर प्रक्रम के नाम से इस रिएक्शन को कहा जाता है। तो यहाँ देखो बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी सिंपल है। देखो कितने कार्बन है इसमें, एक, दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एक ही चीज है, एक, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड, कोई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए हम एन लगा दिया, है ना। लेकिन यहाँ CHO का नाम होता है बेटा, जो CHO है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम अल होता है, एथेन हो गया और अल लगा दो, एथेनल हो गया। बहुत सिंपल, जब IUPAC में बता रहा हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। दो कार्बन, एक, एन इसलिए लगा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई, डबल बॉन्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है ना। और CHO ग्रुप का नाम क्या होता है, अल होता है, तो इसका नाम क्या होता है, एथेनल। तो यहाँ पर हमारे पास एथेनल हो गया, ये हमारे पास एथेनल, या इसको एस्टल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड इसका घरेलू नाम है, साधारण नाम है। इस प्रकार से क्या होता है बेटा, ये वॉकर प्रोसेस से ये बन जाता है।
तो ये हुआ बेटा हमारे पास कैटलिस्ट कंप्लीट। कैटलिस्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जो उत्प्रेरक के गुण दिखाए प्रत्येक लगभग हमने कोशिश की, है ना। इसके बाद आता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, इसमें ऑक्सीकरण संख्या हम देखेंगे बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी ऑक्सीकरण अवस्था में, कि जैसे हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक के यानी कि जो 3D सीरीज है, जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में कौन सा आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, ठीक है ना, फीको, निको, कॉपर और जिंक, ये हमारे पास है। और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमने देखी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, यहाँ पर दो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम देखते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। तो यहाँ सब पे इस इनमें सब में देखोगे तो यहाँ तक सबका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे होता है, कहाँ तक, यहाँ तक, केवल यहाँ परिवर्तन आता है। इसमें जो लास्ट ऑर्बिटल है, जैसे ये दो है, कौन कौन से कक्षक है, एक तो 4s है और एक क्या है 3d है। इनकी जो ऊर्जा होती है बेटा, इन दोनों की ऊर्जा समान होती है, लगभग समान, लगभग समान होती है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 4s और 3d कक्षक हैं, ठीक है ना, उनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, इनकी ऊर्जा समान होने से क्या फर्क पड़ेगा, इनकी ऊर्जा समान होने से क्या फर्क पड़ेगा वो अभी बताऊंगा आपको, है ना। यहाँ पर पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि 4s देखो, 4 प्लस 0 और 3 प्लस एस पी और डी, 3 प्लस 2 5 होता है ना। तो यहाँ पर ये देखोगे तो इनकी ऊर्जा लगभग लगभग क्या होती है, समान होती है, ये माना गया है ना। क्या होगी, इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। इसलिए क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण में है, ऑक्सीकरण में ये भी भाग लेते हैं और ये भी भाग लेते हैं, ऑक्सीकरण में दोनों भाग लेते हैं, यानी कि 4s वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 3d वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दोनों से कंपेयर होती हैं। अब कैसे देखें, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। इसकी जो स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, जो स्कैंडियम है बेटा वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 2 यहाँ से त्याग सकता है और एक यहाँ से त्याग सकता है, इसलिए इसकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर भी आ सकता है। क्या हो सकता है इसका, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। टाइटेनियम को देखो, टाइटेनियम में क्या होगा, जो टाइटेनियम होगा तो टाइटेनियम में 2 यहाँ होंगे, तो पहले कंडीशन क्या होगी, ये देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, इसकी +4 भी है। ये क्या कर सकता है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से त्याग सकता है, तो +3 भी आ सकती है, ठीक है ना। ये दोनों केवल 2 ही 2 बाहर वाला त्याग सकता है, इसमें +2। देखो इसकी केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था है, बाकी इसकी 3 ऑक्सीकरण अवस्था है। ये चारों के इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कौन सा, टाइटेनियम, है ना, चारों इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। या उसमें से क्या होगा, अब इसको ऐसे लिखते हैं, वहां कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग, इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं, जैसे हम क्या करते हैं, ऑर्गन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को, देखो 18 तक तो ऑर्गन है ही, सभी में ऑर्गन पता है, जैसे हम क्या ले रहे हैं, टाइटेनियम का ले रहे हैं। तो टाइटेनियम में क्या होगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्गन लिख लिया, और इसके बाद क्या आता है, ये आएगा, पहले कौन सा आता है, 4s2 एंड 3d2, टाइटेनियम, है ना। ये क्या करेगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन माना चारों इलेक्ट्रॉन 2 ये और 2 ये, तो तब +4 आ जाएगी, तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4। माना 2 यहां से त्यागता है, इस वाले से पहले से त्यागेगा ना, 2 यहां से त्यागेगा, 1 यहां से, तो +3 आ जाएगा, और केवल 2 ही त्यागेगा, मानी इन्हीं को त्यागेगा तो +2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यदि वैनेडियम को देखें, ऑक्सीजन के टाइटेनियम के बाद वैनेडियम, तो इसमें 23 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 2 5, यानी कि जो वैनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटा 5 भी हो सकती है, +5, ठीक है। यदि देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या होगी, 2 यहां से और 2 यहां से, तो +4 भी हो सकती है, फिर 2 यहां से और 3 यहां से, सॉरी 2 यहां से 1 यहां से, तो +3 भी हो सकती है, ठीक है ना। और केवल 2 यहां से त्यागेगा, इस वाले से त्यागेगा तो +2 हो जाएगी। इस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होगी। यदि हम क्रोमियम में देखें, क्रोमियम में क्या होगा, अब 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम में क्या होगा, यदि हम क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो किस प्रकार से आएगा, क्रोमियम के ऑक्सीजन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा, यदि हम क्रोमियम को देखते हैं तो क्रोमियम में क्या आएगा, क्रोमियम में आएगा यहाँ पर 4s1 आएगा और 3d5 आएगा, है ना। तो क्रोमियम में क्या हो सकता है, क्रोमियम में दोनों यानी कि 4 एक हो गया, 5 और 6, यानी कि 6 के 6 निकाल सकते हैं, तो 6 के निकालेगा तो +6 हो जाएगा, फिर 5 भी निकल सकते हैं, +5 हो जाएगा, इसमें +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है और +2 था, ठीक है ना। यहाँ मैग्नीज को देखेंगे, तो मैग्नीज में क्या होगा, यदि हम Mn को देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है, यदि हम इसके ऑक्सीजन संख्याओं को देखेंगे तो मैग्नीज में क्रोमियम +6 से लेकर के और +1 भी हो सकता है बेटा, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है ना, यहाँ पर +1। अब यदि हम देखें, उसके बाद आता है मैग्नीज, मैग्नीज का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो मैग्नीज में क्या होगा, यहाँ पर हम Mn कर दें और Mn में क्या होना बेटा,
यदि हम मैग्नीज को देखेंगे तो मैग्नीज का होता है 25, यानी कि इसमें 5 हो जाएंगे और इसमें 2 हो जाएंगे। यही तो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो पूरे के पूरे 7 दे सकता है, सातों के सातों क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या आएगा +7 हो, 7 दे सकता है। फिर क्या कर सकता है, एक यहाँ से मैंने 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 5 यहाँ से क्या होगा 5 में 6 भी निकलता है, यानी +6 भी होगा, ठीक है। +5 भी होगी, सेम कंडीशन में आता है, +4 भी हो जाएगा, प्लस कितना होगा 2 भी हो जाएगा, +3 भी हो सकता है, +2 तक। यानी कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन नंबर दिखाएगा ये वाला दिखाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, मैग्नीज के बाद आता है आयरन, Fe। अब थोड़ी सी घटने लगेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन में क्या होना है, यहाँ पर कितने हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर देखोगे इसमें आता है 6, यहाँ पर देखोगे तो कितना होगा 6। आयरन में क्या होना चाहिए 6, तो यहाँ आयरन में यदि देखोगे तो 6 हो जाएगा। इसमें ऑक्सीकरण संख्याएं अलग अलग दिखाते हैं, यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर आएगा आयरन में जो दिखाता है वो दिखाता है मैक्सिमम +3 और +2 ऑक्सीकरण संख्याएं दिखाता है आयरन, ठीक है ना। फिर कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट केवल 2 ही ऑक्सीकरण +3 और +2। देखो इसमें +2 तो सब में दिखा रहा है ना। फिर यहाँ पर देखो केवल स्कैंडियम को छोड़ करके, और कोबाल्ट के बाद आता है निकिल, निकिल केवल +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, बाकी नहीं दिखाता, इसकी फिक्स है ना। फिर कॉपर आता है तो कॉपर +2 दिखाता है और +1 दिखाता है, और जो जिंक होता है केवल +2 ही ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, निकिल और जिंक और स्कैंडियम। ये 3 यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास कंप्लीट, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से दिखाई जा सकती है, ठीक है ना। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इसका जो सेकंड पार्ट है, अब चलते हैं हम प्रिपरेशन मेथड पे। यह है संक्रमण तत्व, जैसे बनाने का विधियां हैं उसके। अच्छा डी ब्लॉक का अनुप्रयोग है इसमें, ये तो सारा वही आ गया। चलिए इसी में देखते हैं। इसके बाद हम एक पार्ट है इसका जो हमारे पास है, जो पहला तत्व है इस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, वो KMnO4 है, और इसको बोलते हैं बेटा हम पोटेशियम परमैंगनेट। हम क्या करेंगे KMnO4, ठीक है। यहाँ K बड़ा होता है, M बड़ा होता है, N छोटा होगा और O4 होगा, KMnO4, है ना। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अब पहले पोटेशियम परमैंगनेट को जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर देखोगे बेटा ये कैसा होता है, ये रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन होता है। इसका कलर होता है, और कौन सा कलर होता है, ये होता है बैंगनी रंग का, पर्पल कलर हम जिसको बोलते हैं, पर्पल बैंगनी कलर, बैंगनी रंग का होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसके पास अयुग्मित, हमने क्या पढ़ा था बेटा एक इंपॉर्टेंट, कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या पढ़ा था हमने, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कलर वाले होते हैं, वो रंगीन होते हैं। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन इस वाली कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट बात है, ये कहता है कि KMnO4 के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो KMnO4 है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसका कलर ये कैसा है, कलर्ड है, फिर भी रंगीन है। ऐसा क्यों होता होगा, तो पहले देखते हैं क्या इस पे सचमुच ही जो है क्या नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे KMnO4 लेंगे, और इस KMnO4 में हम Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है बेटा उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की कितने होते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो 11वें में बताया था। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितने होते हैं -2 बेटा, -2। वेरी गुड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा -2, एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो इसका +1 हो गया, है ना, ये +x इज इक्वल टू 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं +1 +x प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा ना, -8 अंदर लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 0, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +1 +x और माइनस, अभी -8 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +7, है ना। यानी कि इस Mn में मैग्नीज का, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यदि देखेंगे तो यहाँ पर होता है ऑर्गन, और यह होगा 4s2 और 3d5। अब हमने कहा +7, +7 का मतलब हो गया इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो देखो यहाँ पर 2 ये चले जाएंगे, 5 ये चले गए, 5 और 2 7 चले गए, तो Mn, तभी तो Mn पर यदि हम +7 चार्ज लगाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि ये पहले 2 ये निकले, फिर 5 ये भी निकल गए, 7 निकल गए, तो ये अब देखो इसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसके पास दिखाई दे रहा है बेटा आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस बात तो सत्य है इनकी, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो उसका कलर क्यों आता है, उसका रंग क्यों आता होगा, उसका कारण है कि जो इससे लगे हुए जो लिगेंड्स होंगे, लिगेंड से क्या होता है, धातु पर आवेश स्थानांतरण के कारण यह रंगीन हो जाता है। जो लिगेंड से, माने यहाँ पर क्या होगा, उसका कलर होने का कारण क्या है, यहाँ पर लिगेंड्स होते हैं, अभी लिगेंड्स आगे वाले चैप्टर में बताएंगे, लिगेंड, ठीक है ना। लिगेंड से धातु, धातु पर
आवेश आवेश स्थानांतरण स्थानांतरण, ठीक है ना? स्थानांतरण, ठीक है ना? ये कारण इसके कारण क्या होगा? यह रंगीन होता है, यह रंगीन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? कि इसके पास क्या नहीं है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और फिर भी रंगीन है। तो उसका कारण क्या है? जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड से क्या होता है? धातु पर क्या होगा? आवेश स्थानांतरण हो जाता है और जिसके कारण ये रंगीन हो जाता है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।